अजय मनोहर सप्रे समिति अजय मनोहर सप्रे समिति 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आए मुद्दों पर जांच के लिए अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। अमेरिका की एक निवेश रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। अडानी ग्रुप पर किसका आरोप लगाया गया है? हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। एफएटीएफ से रूस की सदस्यता रद्द। एफएटीएफ से रूस की सदस्यता रद्द। वैश्विक वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता को यह कहते हुए निलंबित कर दिया है कि यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध ने संगठन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। एफएटीएफ ने विशेष जांच के तहत देशों की अपनी ग्रे सूची में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा और मोरक्को को ग्रे सूची से बाहर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका को ग्रे सूची में जोड़ दिया और मोरक्को को ग्रे सूची से बाहर कर दिया। एफएटीएफ की स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। असम में उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के सोनापुर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया है। बैंडिकूट रोबोट। केरल सरकार ने मंदिरों के शहर गुरुवरूर में सीवरेज को साफ करने के लिए रोबोटिक के स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है, जो सभी चालू मैनहोल्स को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बन गया है। रोबोटिक के ट्रोन यूनिट, जो कि बैंडिकूट का प्रमुख घटक है, मैनहोल में प्रवेश करती है और रोबोटिक हाथों का उपयोग करके सीवरेज को हटाती है। आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर। 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। आयुष हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। आयुष आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। बांस बैरियर बाहुबली विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली वाणी वरोरा राजमार्ग विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली वाणी वरोरा राजमार्ग विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। पीथमपुर इंदौर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्स NATRAX ने इसका कठोर परीक्षण किया और रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI ने फायर रेटिंग टेस्ट में कक्षा 1 का दर्जा दिया गया है एवं इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा मान्यता प्राप्त है। मध्य प्रदेश का 53वां व 54वां जिला। 4 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की तहसील मऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले में 6 लाख से अधिक आबादी वाली 4 तहसीलें मऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी और देवतला बनी है। 20 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन से अलग नागदा को प्रदेश का 54वां जिला बनाने की घोषणा की है। किसको 54वां जिला बनाने की घोषणा किया गया है? नागदा को। और 53वां किसको बनाया गया है? मऊगंज को। ईरान और सऊदी अरब का राजनयिक समझौता। 10 मार्च 2023 को चीन की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब 7 वर्ष के तनाव के बाद राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने और दूतावास को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता में खाड़ी क्षेत्र के 2 देशों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने इजराइल के साथ अब्राहम एक्कार्ड्स पर 13 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए।
नैनो डाई अमोनिया फास्फेट उर्वरक। नैनो डाई अमोनिया फास्फेट उर्वरक केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी प्रदान की गई है। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफ़को द्वारा किया जाएगा। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफ़को द्वारा किया जाएगा। नैनो डीएपी में फसलों के लिए 50 किलो डीएपी के बैग की भरपाई 500 ml नैनो डीएपी से हो जाएगी। कितने ml डीएपी से हो जाएगी? 500 ml। परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना। परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना 13 मार्च 2023 को सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऑकस योजना की घोषणा की है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका से परमाणु शक्ति से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को खरीद करेगा। ऑस्ट्रेलियाई यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट AUKUS योजना पहली बार 15 सितंबर 2021 में घोषणा की गई थी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में 22 अप्रैल 2023 से चारधाम यात्रा शुरू हुई। लगभग 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग से भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है। लगभग 900 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग में भारत का पहला इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इस पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए प्रत्येक 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन करके BSF की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। कितने प्रतिशत? 10%। इन संशोधित नियमों में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की व बाद के पूर्व अग्निवीरों के अन्य सभी बैचों को 3 वर्ष तक छूट प्रदान की गई है। 5 वर्ष और 3 वर्ष तक छूट प्रदान की गई है। 13 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है। यह स्तूप 4.5 मीटर ऊंचा है और प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि यह 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है। यूएनओ की पहली समुद्र संधि। यूएनओ की पहली समुद्र संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 1 दशक की बातचीत के बाद विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पर? उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किया यूएनओ ने। यह संधि समुद्री जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नया निकाय बनाएगी, जिसे महासागर के लिए पेरिस समझौता भी कहा जा रहा है। जिसे क्या कहा जा रहा है? महासागर के लिए पेरिस समझौता। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांड्या जिले में बहुप्रतीक्षित 109 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 275 NH 275 या बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मैसूर कुशलनगर राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। इसका निर्माण भारत सरकार की भारतमाला परियोजना BMP नामक प्रमुख कार्यक्रम के तहत 8,480 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। कितने करोड़ रुपये से? 8,480 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। राजस्थान में नए 19 जिले और 3 नए संभाग। राजस्थान में नए 19 जिले और 3 नए संभाग। राजस्थान के तत्कालीन CM अशोक गहलोत ने गत वर्ष गठित रामलुभाया कमेटी के सिफारिशों के आधार पर राज्य में 19 से नए जिले और 3 नए संभागों का गठन करने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद राजस्थान में जिले 33 से बढ़कर 50 हो गए।
राजस्थान में कितने जिले हो गए? 50, जबकि संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई। इन घोषणाओं के बाद दुद्दू ग्राम पंचायत जयपुर भारत की प्रथम ग्राम पंचायत है जो सीधे जिला बना है। इन घोषणाओं के बाद दुद्दू ग्राम पंचायत जयपुर भारत की प्रथम ग्राम पंचायत है जो सीधे जिला बना है। राजस्थान में 3 नए संभाग बने, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। कौन कौन? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी 3 नए जिले का गठन की घोषणा की। 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में सिद्धरुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर 1507 मीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में स्थित हुबली के इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्लेटफॉर्म 1366.33 मीटर पर दूसरा और केरल में कोल्लम जंक्शन 1180.5 मीटर पर तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला हो गया है सिद्धरुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रेलवे स्टेशन 1366 मीटर। उसके बाद केरल का 1180 मीटर। कोलंबिया महिलाएं सैन्य सेवा में शामिल। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम जारी है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जनता के लिए खोला गया है। यह गार्डन 5600 फीट की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध डल झील व श्रीनगर के लाल चौक मुख्य शहर केंद्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में 74 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस साल गार्डन में लगभग 1.6 मिलियन ट्यूलिप खिले हैं। 1.6 मिलियन ट्यूलिप खिले हैं। इसके अलावा जबरवान रेंज की सुरम्य तलहटी के बीच स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया के सबसे बड़े और अपनी तरह की सबसे शानदार पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हुआ है। इंडोनेशिया राजधानी बुरनोई द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी बुरनोई द्वीप। इंडोनेशिया भीड़ भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए अपनी राजधानी जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर बुरनोई द्वीप स्थानांतरित कर रहा है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया है। जिसे क्या नाम दिया गया है? नुसंतारा। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस के साथ 17 अगस्त 2024 को शहर का उद्घाटन होने की उम्मीद है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने नई राजधानी के निर्माण की कल्पना अप्रैल 2019 में की थी। बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बस। 12 मार्च 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली 100 बसों का अनावरण किया। इस परियोजना का उद्देश्य उत्सर्जन के स्तर को कम करना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन के स्तर को कम करना है। इस परियोजना का संचालन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC और अशोक लेलैंड मिलकर कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर। दक्षिण कोरिया अपने देश के सियोल क्षेत्र में कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए एक विशाल सुविधा का निर्माण करेगा, जिसमें मेमोरी चिप पे दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने लगभग $230 बिलियन का निवेश होगा। यह सियोल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नया हाईटेक सिस्टम सेमीकंडक्टर क्लस्टर होगा। विश्व के अधिकांश उन्नत माइक्रोचिप सिर्फ 2 स्थानों ताइवान और दक्षिण कोरिया में ही बनाए जाते हैं।
विश्व के अधिकांश उन्नत माइक्रोचिप्स सिर्फ 2 स्थानों ताइवान और दक्षिण कोरिया में ही बनाए जाते हैं। मैत्री पाइपलाइन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह पाइपलाइन वार्षिक 10 लाख मीट्रिक टन रिफाइंड डीजल को भारत के असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पर्वतीपुर डिपो को आपूर्ति करेगी। इसके निर्माण पर 377 करोड़ रुपये की लागत आई है। कितने? 377 करोड़ रुपये की लागत आई है। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की आधारशिला दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में रखी थी। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 2018 में। बाईपास सुरंग T5 16 मार्च 2023 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में यात्रियों को राहत देने के लिए पंथियाल रामबन बनिहाल के बीच ऐतिहासिक 4 लेन की T5 सुरंग को यातायात के लिए खोल दिया। यह सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर बनाई गई है। 4 वर्षों में निर्मित इस सुरंग के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत आई है। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री द्वारा 7 राज्यों यथा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्कों से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। कपड़ा मंत्रालय इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल है। मित्रा पार्क 5F विजन से प्रेरित है। फॉर्म से फाइबर से फैक्ट्री तक, फैशन से विदेश तक। अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार से अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए एक कानून पारित करने का आग्रह किया था। यह दिन दहाड़े राज्य में एक वकील की जघन्य हत्या और परिणाम स्वरूप वकीलों की हड़ताल के आलोक में था। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। यह टेलीस्कोप आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज ARIES के देवस्थल नैनीताल जिले उत्तराखंड में स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस जिंदल स्टील एंड पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली आग प्रतिरोधी स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त हुआ है। नए BIS से 15,103 ग्रेड का उपयोग स्टील और बिजली संयंत्रों, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इस्पात संरचनाओं के निर्माण के लिए होगा। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 22 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 प्रस्तुत एवं पारित किया गया। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। वहीं महाराष्ट्र पहला राज्य है। इस कानून के तहत पत्रकार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया को हो या पोर्टल के, जो दफ्तरों में काम करते हैं और जो गाँवों में काम करते हैं, ऐसे लोगों को इस सुरक्षा विधेयक के दायरे में लाया गया है ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। प्राचीन मोती शहर की खोज मार्च 2023 में पुरातत्वविदों ने फारस की खाड़ी में सबसे पुरानी मोती शहर की खोज करने की घोषणा की है। पुरातत्वविदों का कहना है कि उन्हें
संयुक्त अरब अमीरात के ऊपरी शेखडोम के सिनायाह द्वीप पर खाड़ी में सबसे पुराना मोती शहर मिला है। यह शहर 6वीं शताब्दी का है, जो पूर्व इस्लामिक इतिहास को समेटे हुए है। पुरातत्वविदों ने लगभग 1400 वर्ष पुराने एक प्राचीन ईसाई मठ की खोज की है। कितने? 1400 वर्ष पुराने एक प्राचीन ईसाई मठ की खोज की है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ग्रीन पोर्ट और शिपिंग। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ग्रीन पोर्ट और शिपिंग। केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। इसके तहत 2030 तक भारत को ग्रीन जहाज़ों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना है। कब तक? 2030 तक। अब है जीआई टैग 2023। राजस्थान को कौन कौन से वस्तु का जीआई टैग, कौन कौन से उत्पाद का जीआई टैग मिला है? उदयपुर की कोफ्तगारी धातु शिल्प, उदयपुर की कोफ्तगारी धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है। बीकानेर की कसीदाकारी शिल्प, जोधपुर की बंदेज शिल्प, बीकानेर की उस्तकला शिल्प और नाथद्वारा की पिछुआई पेंटिंग। अब है मध्य प्रदेश सुंदरजा आम गोविंदगढ़, मुरैना की गजक, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर की कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़घाट का स्टोन क्राफ्ट और बालघाट के वारासिवनी की साड़ी। अब है जम्मू कश्मीर को क्या क्या? बसोली चित्रकारी, मुस्कबुदजी चावल, राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, भद्रवाह लाल राजमा, रामबन सुलई शहद, बसहोली पश्मीना, लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है। अब है लद्दाख के किस किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? लद्दाख वुड कार्विंग, लद्दाख रक्त से कार्पो खुबानी, सी बकथॉर्न, वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्डन बुश या ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान। अब है उत्तर प्रदेश के किस किस उत्पाद को मिला है? वाराणसी का बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भत्ता बैगन, रामनगर का भंटा बैगन और चंदौली के आदम चीनी। चावल अलीगढ़ का ताला, बखरिया पीतल के बर्तन, मुजफ्फरनगर का गुड़, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, हाथरस की सींग, अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बारामबाकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडमेड पेपर, आगरा के चमड़े के जूते, जलेसर धातु शिल्प। इतना का मिला है जीआई टैग। उसके बाद है बिहार, मिर्चा चावल, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची और मिथिला मखाना, एक्वाटिक फॉक्सनट। अब है गुजरात, मातानी पछड़ी को जीआई टैग मिला है। उसके बाद तमिलनाडु, कम्बम अंगूर, कम्बम पनीर, थराचाई, मन्नामदुरई मिट्टी के बर्तन, औथर पान का पत्ता, जदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैठी केला, चेदी बुट्टा साड़ी, सलेम सागो साबुनदाना। अब है केरल, अट्टापाडी आटू कोम्बू आवरा बीन्स, अट्टापाडी थुअरा रेड ग्राम, ओन्नट टुकड़ा एल्लू तिल, काथेलूर वट्टावाडा वेल्लुथुल्ली लहसुन, कोड्डे गलूर, पोत्तू वेल्लारी स्नैप मेलन और ओनाट्टा कारा तिल, महाराष्ट्र को क्या जीआई टैग मिला है? अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना, चंदूर रेड ग्राम, गमोसा हस्तशिल्प, असम को ब्रांडी डेजेरेज स्पेन विदेशी जीआई टैग उत्पाद, प्रोलेने वाल्पादाना इटली विदेशी जीआई टैग उत्पाद है। उसके बाद है गोवा, अगसेची वेंगिंग, आगा सैम बैगन, शत सीरो फेनो, गोवा मानकुराद आम, गोवन बेम्बिका और गोवा का काजू। उसके बाद है उड़ीसा, कोरापुट काला जीरा चावल का राजकुमार, कोरापुट काला जीरा चावल को राजकुमार कहा जाता है। रसबली मिठाई है। अत्र्यापुरम पुथा रेकुलू मिठाई, ये आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला है। उसके बाद है चुरपी पारंपरिक पनीर, खामती चावल,
तांगसा वस्त्रे अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अब है उत्तराखंड। बेरीनाग चाय, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स उत्तराखंड, मंडुआ उत्तराखंड का बाजरा, झंगोरा हिमालयन बाजरा, गहत औषधीय दाल, उत्तराखंड चावल, उत्तराखंड लाल चावल, उत्तराखंड काला भट्टा, काला सोयाबीन, माल्टा फल, चौलाई रामदाना अनाज, रोडोडेंड्रोन ऑब्रेरियम फूलों के बुरांस का रस, पहाड़ी तूर दाल, उत्तराखंड की लिखाई या लकड़ी की नक्काशी, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊं की रंगवाली पिछोड़ा, रामनगर नैनीताल की लिचिया, रामगढ़ नैनीताल के आडू, चमोली के लकड़ी के रम्मान मास्क और अल्मोड़ा लखौरी मिर्ची। अब है कर्नाटक। कर्नाटक अंकोला तालुका का कारी इसादी आम। कारी इसादी आम कर्नाटक का है। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यान पर्यावरण। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने हवाई अड्डों पर कार्बन प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के प्रमुख हवाई अड्डे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, दिल्ली व मुंबई ने कार्बन प्रत्यायन के उच्च स्तर +4 को हासिल कर लिया है। अब है ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय। 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। भारत में ITU का नया क्षेत्रीय कार्यालय 6G प्रौद्योगिकी के लिए उचित वातावरण तैयार करने में मदद करेगा। ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। राष्ट्रपति निलयम 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद के बोलारम, तेलंगाना में ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए खोल दिया। यह पहली बार है कि जब हेरिटेज बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोला गया है। 160 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत संपत्ति को तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर सामान्य जनता के लिए खोला गया है। न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य मिस्र। न्यू एनडीबी का नया सदस्य मिस्र है। 20 फरवरी 2023 को अफ्रीकी अरब राष्ट्र मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हालांकि औपचारिक अधिसूचना 22 मार्च 2023 को जारी की गई। रिपब्लिक डे के उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत आए तब उन्होंने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के सदस्य बनने का ऐलान किया था। बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगोड़ा मूर्तियां का अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाद प्रभु कैंपगोड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है। किसका? कैंपगोड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के बीदर जिले के गोरता मैदान में गोरता शहीद स्मारक पर 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया। पांचवा बॉक्साइड CRM नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के संयुक्त सहयोग से बार्क B1201 के रूप में एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ प्रणाली CRM सफलतापूर्वक विकसित की गई है। यह भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। बार्क B1201 को औपचारिक रूप से 24 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। पेंशन सुधार समिति। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर सरकारी कर्मचारियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव TB सोमनाथ हैं। यह समिति वित्तीय रूप से असावधान पुराने पेंशन सिस्टम OPS और सुधार अभिवृद्धि योग्य NPS के बीच एक मध्य मार्ग खोजने का उद्देश्य रखती है। इसको केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान।
स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान ऐतिहासिक कानून राजस्थान को भारत का पहला राज्य बनाता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार देता है। 22 सितंबर 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था। 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में विधेयक को पारित किया गया। विधेयक को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया था। विश्व एथलीट संघ के अध्यक्ष लॉर्ड कोए ने कहा है कि कोई भी ट्रांसजेंडर एथलीट जो पुरुष यौन से गुजरा है उसे 31 मार्च 2023 से महिला विश्व रैंकिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। संबंध परिषद ने सेक्स डेवलपमेंट में अंतर DSD के माध्यम से एथलीट के लिए प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन की अधिकतम मात्रा को आधे से घटाकर 5 से 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर करके एथलीटों पर और भी सख्त नियम लागू कर दिया है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के अनुसार तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत फिनलैंड गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है। कौन सा सदस्य? 31वां सदस्य बन गया है। जुलाई 2023 में लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में फिनलैंड को अब औपचारिक रूप से नाटो में शामिल किया गया है। इसके अलावा नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सऊदी अरब SCO का नया शनवाद भागीदार। सऊदी अरब सऊदी अरब सरकार ने चीन और रूस के वर्चस्व वाले क्षेत्रीय गठबंधन शंघाई सहयोग गठबंधन SCO में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायलॉग पार्टनर का दर्जा हासिल करने के फैसले से सऊदी अरब के लिए अंतिम पूर्ण सदस्यता की दिशा में पहला कदम माना है। SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, जो चीन में है। CPTPP समझौता ब्रिटेन 31 मार्च 2023 को ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील CPTPP समझौते में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे ब्रेक्जिट के बाद अब तक अपना सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा है। CPTPP प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चारों ओर अवस्थित 11 राष्ट्रों का एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिनमें कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान सदस्य हैं। यह दिसंबर 2018 में लागू हुआ है। यह कब लागू हुआ है? 2018 में। विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका नॉर्वे की कंपनी नॉरलेड ने MF हाइड्रा नामक विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन आधारित फेरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह जहाज हाइब्रिड है जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है। 82.4 मीटर लंबी यह नौका 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकती है। यह कितने मीटर लंबी है? 82.4 मीटर लंबी है और 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकती है। अब है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। किससे? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से दर्जा वापस ले लिया है। वहीं आयोग ने 4 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। बीजेपी, कांग्रेस,
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल हैं। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी, त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी को मिला है। मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी, नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी, जो अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव के साथ संगत होने के लिए 2 दशक पुराने वर्ष 2002 के विरोधात्मक कानून को आधुनिकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। भाजपा के जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली वित्त पर संसदीय अस्थायी समिति ने विधेयक की समीक्षा की थी। भाजपा के जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली वित्त पर संसदीय अस्थायी समिति ने विधेयक की समीक्षा की थी। नए विधेयक के तहत 2000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को अधिसूचित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि अधिगृहीत की जा रही पार्टी या भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो। अधिगृहीत की जा रही पार्टी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो। यह विधेयक संयोजन के आकलन के लिए समग्र समय सीमा को 210 दिनों में घटाकर 150 दिन कर देता है। ह्यू एंड क्राई नोटिस, ह्यू एंड क्राई नोटिस। पंजाब सरकार ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक प्रचारक अमृतपाल सिंह के खिलाफ ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। ह्यू एंड क्राई के नियम का सीधा सा अर्थ है कि यदि कोई संदिग्ध या अपराधी कुछ राहगीरों के सामने सड़क पर भाग रहा हो तो उनमें से प्रत्येक को पुलिस को उसकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस के हिरासत में है। कांगड़ा चाय को सुरक्षित भौगोलिक संकेत, कांगड़ा चाय को जीआई टैग। यूरोपीय संघ ने भारत की अनोखी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत पीजीआई प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। 22 मार्च 2023 को यूरोपीय संघ ने पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की और यह 11 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियां हैं। किस प्रजाति की है? कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियां, कलियां और कोमल तनों से बनाया जाता है। किरीट पारिक समिति, किरीट पारिक समिति। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिक समिति की सिफारिशों के आधार पर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमतों को सीमित करने के लिए एक नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी दी है। यह कीमत प्रत्येक महीने जिस दर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की खरीद करता है उसकी 10% होगी, लेकिन इसकी सीमा $4 से $6.50 प्रति यूनिट होगी। सरकार ने 2030 तक भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा सहयोग समझौता रोमानिया और भारत, रक्षा सहयोग समझौता रोमानिया और भारत। रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजोकारो ने भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने से नई दिल्ली में मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत साइबर रक्षा प्रशिक्षण और शिक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य चिकित्सा के साथ तकनीकी सैन्य मुद्दों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सहायक संगठन का सदस्य भारत, संयुक्त राष्ट्र सहायक संगठन का सदस्य भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वयन बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु या सूर्यांशु को केरल स्टेट
केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन KSINC ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? KSINC ने, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। यह नाव 3.95 करोड़ रुपये से श्रीलंका में बनाई गई है। यह नाव 3.95 करोड़ रुपये में श्रीलंका में बनाई गई है। KSINC की योजना यह है कि सूर्यांशु को 2 पर्यटन पैकेज कदमकुड़ी एवं एर्नाकुलम जिले के लिए उपयोग करेंगे। किसके जिले के लिए? कदमकुड़ी और एर्नाकुलम जिले के लिए उपयोग करेंगे। भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा। भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया तथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक पुरस्कार की भी घोषणा की है। पुरस्कार के लिए 51 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है। पुरस्कार के लिए कितने करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है? 51 करोड़ रुपये का। और प्रति वर्ष उनकी जयंती पर 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार दलित कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूँ। अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूँ। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ मुंबई में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना वर्ष 1961 में की गई, जिसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में स्थित है। यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज। यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज। जापान के भौतिकविदों ने भारी तत्वों के परमाणुओं का अध्ययन करते समय यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की है, जिसकी परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 241 है। परमाणु संख्या कितनी है? 92 और द्रव्यमान संख्या 241 है। इसकी पहचान यूरेनियम 241 के रूप में की गई है। सैद्धांतिक गणना से यह पता चलता है कि इस नए समस्थानिक की अर्ध आयु 40 मिनट की हो सकती है। कितने मिनट की हो सकती है अर्ध आयु? 40 मिनट की हो सकती है। कृषि ड्रोन सब्सिडी गरुड़ एरोस्पेस। कृषि ड्रोन सब्सिडी गरुड़ एरोस्पेस। चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इसके तहत पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में 8 किसानों को गरुड़ किसान ड्रोन में दिए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक अनुदान शामिल करने के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन के मानदंड में संशोधन किया है। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई। एप्पल ने भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र मुंबई में अपना पहला भौतिक स्टोर खोला है। एप्पल ने भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र मुंबई में अपना पहला भौतिक स्टोर खोला है। कंपनी ने जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में अपना स्टोर खोला, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली संपत्ति है। 20 अप्रैल 2023 को एप्पल कंपनी ने अपना दूसरा रिटेल स्टोर नई दिल्ली में खोला। पहला मुंबई में और दूसरा नई दिल्ली में। एप्पल INC भारत में अपने नवीनतम आईफोन 14 का निर्माण करेगा। आईफोन 14 का निर्माण कहाँ करेगा? भारत में। कुनफर पीरा सुरंग। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रामबन में कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये की लागत से 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके तहत जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल और आगे श्रीनगर तक पहले कॉरिडोर से श्रीनगर से बनिहाल तक का सेक्शन शामिल है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
जो इसके पहले विदेशी कार्यालय के रूप में काम करेगा। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व अमेरिका स्थित लैंडजेट आईएनसी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा। इससे प्रस्तावित उद्यम से 3,000 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी में अल्कोहल टू जेट तकनीक के साथ SAF बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने वाले 15 ब्लॉक पंचायतों में से 94 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण का अनावरण किया गया है। केरल जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। केरल जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस अवसर पर पश्चिमी घाट में सिंचाई नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के तीसरे चरण में इनी नजन ओजेकाते अब मुझे बहने दो का उद्घाटन किया गया है। 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 30वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2023 को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD को आज़ादी के अमृत महोत्सव AKAM के हिस्से के रूप में मनाया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस हिमाचल प्रदेश। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। यह प्रक्रिया अप्रैल 2022 को शुरू की गई और अब तक अज्ञात शवों के 150 DNA नमूने के रिकॉर्ड को डेटाबेस में संग्रहित किया गया है। इससे पहले एम्स दिल्ली ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से एक पायलट परियोजना शुरू की। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता 20 अप्रैल 2023 को अमित शाह की उपस्थिति में वर्ष 1972 से चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश से समकक्ष पेमा खांडू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जुलाई 2022 में दोनों राज्यों ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह अंतिम समझौता है जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। उत्तरा मेरूर शिलालेख। प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 वर्ष पुराने उत्तरा मेरूर शिलालेख का उल्लेख किया है। यह शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी के शासन काल में गांव के स्वशासन के कार्य करने का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी के शासन काल में गांव के स्वशासन के कार्य का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। परांतक प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध उत्तरा मेरूर शिलालेख बैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? बैकुंठ पेरुमल मंदिरों की दीवारों पर देखा जा सकता है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि 25 अप्रैल 2023 को केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया, जो बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों पर किया जाएगा। इस परियोजना को केरल सरकार और जर्मन कंपनी
KFW द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना को केरल सरकार और जर्मन कंपनी KFW द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग। सरकारी विभागों में 100% EV का प्रयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस पहल के हिस्से के रूप में सरकार ने 2023 तक चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाली सभी वाहनों को EV में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट असम के जोरहाट और माजुली को तोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड IGGL द्वारा पूरी कर ली गई है। क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग HDD विधि द्वारा शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 24 इंच व्यास से वाली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई गई है। कितने इंच? 24 इंच व्यास वाली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई गई है। अब है MiCA कानून। यूरोपीय संसद ने बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजारों के लिए विश्व के व्यापक नियमों के पहले सेट मार्केट्स इन क्रिप्टो असेट्स MiCA को मंजूरी दी है। क्रिप्टो संपत्ति बाजार विनियम MiCA सदस्य राज्यों द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होना है। वैश्विक क्रिप्टो उद्योग का लगभग 22% मध्य, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में केंद्रित है, जिससे 1.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति का निर्माण होता है। कितना? 1.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति का निर्माण होता है। राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र। राष्ट्रीय पतन जलमार्ग और तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र 24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में 77 करोड़ रुपये की लागत से तैयार बंदरगाह जलमार्ग और तट के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र NTCPWC का उद्घाटन किया है। किसका? NTCPWC का। राजस्थान के 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व। राजस्थान के 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व। पृथ्वी दिवस 2023 पर राजस्थान के वन विभाग ने 3 नए संरक्षण रिजर्व की घोषणा की। ये 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व बारा में सोरसन, जोधपुर में खीचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ में है। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल में 1515 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। तीसरी पीढ़ी के साइंस पार्क के रूप में डिजिटल साइंस पार्क में AI डेटा एनालिटिक्स से साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सामग्री आदि जैसे उद्योग 4.0 तकनीकों के क्षेत्र में उत्पादों के विकास का समर्थन करेगा। सचिन तेंदुलकर स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध शारजाह क्रिकेट स्टेडियम दुबई की पश्चिमी ट्रिब्यून को सचिन तेंदुलकर स्टैंड का नाम दिया गया है। शारजाह स्टेडियम के CEO खलफ बुखातिर ने दुबई में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया है। संपूर्ण ऊर्जा संयंत्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र NTPC और NPCIL। परमाणु ऊर्जा संयंत्र NTPC और NPCIL 1 मई 2023 नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC ने देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोनों कंपनियां शुरू में 2 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR परियोजनाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। चुटका
दुगुने 700 मेगावाट क्षमता और माही बांसवाड़ा राजस्थान में 4 गुना 700 मेगावाट क्षमता में। एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के बीच अश्विनी नामक एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से यह परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र भारत और यूके संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे, जो नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन प्रणालियों को और हरित हाइड्रोजन के डीकार्बोनाइजेशन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का मंच प्रदान करेगा। दोनों देश पहले यूके भारत वैज्ञानिक गहरी समुद्री यात्रा, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए और स्पेस पार्क, अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए निर्माण केंद्र साझेदारी शुरू करने के लिए भी हाथ मिलाया है। डिजिटल रेडियो संगवारी 31 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया। 2G इंटरनेट स्पीड आधारित इस रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा एवं सह संस्थापक डॉक्टर हेमंत सिरमौर हैं। इसका संस्थापक कौन है? राहुल शर्मा और सह संस्थापक कौन है? डॉक्टर हेमंत सिरमौर हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेतुमल खाड़ी में 900 फीट गहरा और 1,47,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले एक विशाल सिंकहोल की खोज की है। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेतुमल खाड़ी में 900 फीट गहरा और 1,47,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले एक विशाल सिंकहोल की खोज की है। इसका नाम तामजा रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? तामजा, जिसका अर्थ है गहरा पानी। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रह पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल करार दिया है। वाशिंगटन घोषणा पत्र 26 अप्रैल 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल ने एक ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौते पर मोहर लगा दी है, जिसे वाशिंगटन घोषणा पत्र कहा गया है। इसके अंतर्गत परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरियाई क्षेत्रों में तैनात करने की योजना है। इसके तहत दक्षिण कोरिया ने अपने परमाणु हथियार नहीं विकसित करने की रजामंदी भी दी है। अनुच्छेद 142 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में सहमति देने वाले पक्षों को सीधे तलाक का आदेश दे सकती है का फैसला सुनाया है। यदि पक्षकार अधिक शीघ्रता से तलाक का विकल्प चुनना चाहते हैं तो वे अपने विवाह के विघटन के लिए अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले 2014 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवास ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति भारत। एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत इस महीने यूरोप को रिफाइंड ईंधन की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात प्रतिदिन 3,60,000 बैरल से अधिक होने वाला है, जो सऊदी अरब से अधिक है। यूरोपीय संघ को भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात जनवरी से अप्रैल में 20.4% से बढ़कर 11.6 मिलियन टन तक पहुंच गया है। CORSIA व LTAG जलवायु कार्यवाही
भारत वर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन ICAO की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन इफिम फॉर इंटरनेशनल एविएशन CORSIA और दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों LTAG में भाग लेगा। इसके तहत वैश्विक निकाय ने 2050 तक 2% वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार, कार्बन न्यूट्रल विकास CORSIA और 2050 तक शून्य उत्सर्जन LTAG शामिल है। भारत का पहला केबल स्टे रेलब्रिज। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल अंजी खड़ जिसमें 96 केबल स्टैंड का प्रयोग किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 653 किलोमीटर। पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है। अंजी खड़ ब्रिज जम्मू और कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारतीय रेलवे का देश का पहला केबल स्टे ब्रिज है। यह पुल 37,000 करोड़ रुपये की लागत से चिनाब नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुल 37,000 करोड़ रुपये की लागत से चिनाब नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल। महाराष्ट्र से दक्षिण मुंबई में भारत की पहली अंडरसी ट्विन सुरंगों का निर्माण कार्य किया गया है। ये सुरंगें गिरगांव मरीन ड्राइव से आगे के पास शुरू होती है, जो अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती है और ब्रिज कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क में समाप्त होती है। 2.07 किलोमीटर लंबी सुरंगें बृहन मुंबई नगर निगम BMC द्वारा बनाई जा रही है, जो 12,721 करोड़ रुपये की मुंबई तटीय सड़क परियोजना MCRP का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? MCRP का हिस्सा है। वाईजैक टेक पार्क। मई 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में वाईजैक टेक पार्क की आधारशिला रखी। अडानी समूह 21,844 करोड़ रुपये के वाईजैक टेक पार्क में 2 डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है। यह मथुरावाड़ा में 200 मेगावाट का और दूसरा कापुलुपाड़ा में 100 मेगावाट का है। सस्टेनेबल एविएशन पूल। विस्तारा, टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम टिकाऊ विमानन ईंधन SAF का उपयोग करके एक वाणिज्यिक घरेलू उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि विस्तारा के बिल्कुल नए बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGIA दिल्ली से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मुंबई तक उड़ान भरते हुए हासिल की गई है। पिछले महीने विस्तारा ने पहली बार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए चार्ल्सटन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दक्षिण कैरोलिना से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के बीच उड़ान का संचालन किया था। वैश्विक विमानन उद्योग 2050 तक कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो होने की दिशा में काम कर रहा है। नोट: भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड RRPCL परियोजना का प्रस्ताव दिया है।
जिसे विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है। इस परियोजना पर करीब 3 लाख करोड़ रुपये खर्च होने और इसके लिए रत्नागिरी और पड़ोसी सिंधुदुर्ग जिलों में 14 ग्रामीण क्षेत्रों से 6,200 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। 100% ODF प्लस 100% ODF प्लस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG के तहत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के कुल गांवों में से आधे यानी 50% गाँवों ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। 2.96 लाख से अधिक गाँव ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है, जो 2024 से 25 तक SBMG चरण 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़े राज्यों में तेलंगाना 100%, बड़े राज्यों में सबसे पहले तेलंगाना है 100%, उसके बाद है कर्नाटक 99.5%, उसके बाद है तमिलनाडु 97.8% शीर्ष पर हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम 69.2% शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव तथा लक्षद्वीप में 100% ODF प्लस मॉडल गाँव है। मालवाहक जहाज MVITT लॉयन, मालवाहक जहाज MVITT लॉयन 4 मई 2023 को राज्य मंत्री बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय शांतनु ठाकुर ने कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP के हिस्से के रूप में पहला मालवाहक जहाज MVITT लॉयन V2273 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसको MVITT लॉयन V273 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अंतर्गत सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कालादान नदी से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। एकता हार्बर बंदरगाह 3 मई 2003 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने मालदीव पर राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के तटरक्षक बलों के लिए एकता हार्बर की आधारशिला रखी। किसकी? एकता हार्बर की आधारशिला रखी। यह मालदीव के उथरुथिला फाल्गु UTF एटोल माले से कुछ मील दूर उत्तर पश्चिम में के सिफवारू में स्थित एक बंदरगाह है। UTF हार्बर प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष 2021 में की गई है। UTF हार्बर प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष 2021 में की गई है। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की अपनी तरह के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच पिछले वर्ष हुए एक समझौते के तहत इस हेरिटेज सेंटर को स्थापित किया गया है। इसमें वर्ष 1965 और 1971 के संग्राम तथा कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक की निर्णायक स्मृतियों को दीवार पर बने चित्रों तथा प्रतिमानों के माध्यम से दर्शाया गया है। दावकी भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स जिले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। यह बंदरगाह दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में काम करेगा। अरब लीग की सदस्यता सीरिया। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने 10 वर्ष से अधिक समय पहले सीरिया के निलंबन के बाद इसकी सदस्यता को बहाल करने पर 7 मई 2023 को काहिरा में अरब लीग के मुख्यालय में सहमति व्यक्त की है। दमिश्क को अरब में वापस लाने की प्रक्रिया को जॉर्डन पहल करार दिया है। अरब लीग की स्थापना 1945 में की गई थी। अरब लीग की स्थापना कब की गई थी?
1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? काहिरा मिस्र में। अनुच्छेद 239 ए। अनुच्छेद 239 ए। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि विधायिका का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCER की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 239 से AA उपखंड 3 के तहत दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर 3 क्षेत्र हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत नियुक्तियों का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रखा गया है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी। हैदराबाद के नरसिंगी में 200 करोड़ रुपये की लागत से 6 एकड़ भूमि पर 400 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया जाएगा। टावर में श्री राधाकृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली सक्षम। लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली SAM केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW की लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LMIS, जिसे सक्षम सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए उन्नत ज्ञान को उत्तेजित करना कहा जाता है, लॉन्च किया गया है। सक्षम भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक एकीकृत ऑनलाइन शिक्षण मंच है। यह एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है। कुदुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ। कुदुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ। भारत के राष्ट्रपति ने देश में सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह SHG नेटवर्क केरल के कुदुम्बश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने चुआड़ू, जिसका अर्थ पद चिन्ह है, नामक एक पुस्तिका भी जारी की। कौन सी पुस्तिका? चुआड़ू पुस्तिका जारी की। चलने का अधिकार पंजाब। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की मौतों में लगातार वृद्धि बीच पंजाब सरकार ने भारत में पहली बार चलने के अधिकार को लागू किया है। इसके तहत हर जगह पैदल चलने के रास्ते और साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इसमें पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करके अनुच्छेद 21 के तहत चलने का अधिकार मांगा गया था। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता। 12 मई 2023 को पुर्तगाल की संसद ने कुछ सीमित परिस्थितियों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को चिकित्सकीय रूप से सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने के लिए बहुमत से एक कानून पारित किया, यदि वे किसी लाइलाज बीमारी या गंभीर चोट के कारण असहनीय पीड़ा में है और वे अपना जीवन समाप्त करने में असमर्थ है। पर्सोना नॉन ग्राटा कनाडा के एक सांसद को डराने धमकाने के आरोप में एक चीनी राजनयिक को घर भेजने के ओटावा के जवाब में चीन ने शंघाई में कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा जैसे को तैसा घोषित किया है। वियना कन्वेंशन 1961 किसी देश को अन्य देशों के कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करने के साधन के रूप में इस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। सतत विकास लक्ष्य वाला शहर भोपाल। सतत विकास लक्ष्य वाला शहर कौन है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल संयुक्त राष्ट्र UN के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDG के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान ने 12 मई 2023 को भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया। राज्य सरकार द्वारा अब भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा VLR कराई गई। क्या कराई गई? VLR कराई गई। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क तेलंगाना 9 मई 2023 को तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री TK रामाराव ने हैदराबाद में स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इस नीति का उद्देश्य एक अस्थायी रोबोटिक्स से पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर स्थापित करना है। 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 संयुक्त राष्ट्र UN ने 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया, जो सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सप्ताह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। सड़क सुरक्षा 2021 से 2030 के लिए कार्रवाई के दशक की वैश्विक योजना 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को 50% कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दर्शाती है। आईफोन विनिर्माण टाटा समूह ट्रेड फोर्स के मुताबिक टाटा समूह ने भारत में आने वाले समय में लॉन्च होने वाले आईफोन 15 व 15 प्लस को आईफोन 15 व 15 प्लस को मैन्युफैक्चर करने के लिए एप्पल के साथ करार किया है। यह पहली बार है कि जब एप्पल ने आईफोन निर्माण पर भारत की किसी कंपनी के साथ काम करना शुरू किया है। भारत में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन दक्षिण कोरिया, लक्सशेयर चीन और पेगाट्रॉन ताइवान है। कौन से? फॉक्सकॉन दक्षिण अफ्रीका कंपनी है, लक्सशेयर चीन की कंपनी है और पेगाट्रॉन ताइवान की कंपनी है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 15 मई को पलक्कड़ में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित किया है। केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका लाभ उन कर्मचारियों के लिए होगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। कितनी? 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और लगातार अंशदान का भुगतान किया है। जिन लोगों ने कम से कम 10 वर्षों के लिए योगदान का भुगतान किया है, उनके परिवारों को लाभार्थी की मृत्यु के मामले में लाभ मिलेगा। विश्व के सबसे पुराने 5000 वर्ष के पेड़ को मान्यता। चिली में 5000 वर्ष पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ एक पेंटागोनिया सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है। महान दादाजी उपनाम दिया गया है। इसके 5000 से 6500 वर्ष पुराना होने का अनुमान है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित बन जाता है। नया संसद भवन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर मशहूर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नया भवन देश के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का हिस्सा है। नए संसद भवन को टाटा लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? टाटा लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। जिसके एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। विशेषताएं: लोकसभा जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित डिजाइन पर बनी है, जिसमें 888 सीटों का विस्तारित क्षमता है। कितना? 888 सीटों का विस्तारित क्षमता है। लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने में भी सक्षम है। राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित राज्यसभा में 384 सीटें हैं। पुराने संसद भवन के विपरीत नए परिसर में सेंट्रल हॉल नहीं है।
इसमें राजस्थान से सरमथुरा, धौलपुर से सैंडस्टोन, जयपुर से अशोक स्तंभ, अगरतला से बांस की लकड़ी, नागपुर से सागौन की लकड़ी और उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर की कालीन का प्रयोग किया गया है। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है। राजदंड सेंगोल, ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्पीकर की सीट के पास रखा गया है। सेंगोल जो तमिल शब्द सेगमे से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता है, इस अध्याय को चोल राजवंश के दौरान अनुसरण किया जाता था। सेंगोल को पूर्वी मद्रास के जैवलेर बुम्बड़ी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। यह 5 फीट ऊंचा है और उसके शीर्ष पर नंदी बैल बना हुआ है। उसके शीर्ष पर क्या बना हुआ है? नंदी बैल। सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। सेंगोल को कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। सेंट्रल विस्टा का इतिहास, इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था और इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय, जिसके बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित किया गया था, शामिल थे। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 सितंबर 2020 को किया गया था। नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। सुशासन नियम 2023। सुशासन नियम 2023 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुशासन नियम 2023 को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ, सक्रिय और पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेष इकाई का गठन का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र सुशासन नियमन वाला देश का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र सुशासन नियमन वाला देश का पहला राज्य बना। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल। भारत के एक महत्वपूर्ण स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा किया गया, जो 570 मीटर का है। यह मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ता है। इससे पैदल चलने वालों को मदद मिलेगी। इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क। इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क 20 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 जैसे संक्रामक के रोगों से खतरे का तेजी से पता लगाने, ट्रैक करना और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साझा करने में मदद करने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क IPSN लॉन्च किया। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 21 से 30 मई 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है। इस वर्ष का थीम 75 पर WHO जीवन बचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना। जिनेवा में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा 24 जून से 24 जुलाई 1948 तक आयोजित की गई थी। जिनेवा में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा 24 जून से 24 जुलाई 1948 तक आयोजित की गई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका के ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग NACP के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी। NACP देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी है जो प्रभावी रूप से तटरेखा की सुरक्षा के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षित करती है। इससे पहले NACP ने गुजरात मत्स्य अनुसंधान केंद्र के परिसर से वर्ष 2018 में काम करना शुरू किया था। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन। 19 सितंबर 2023 को संसद की कार्यवाही नए भवन में स्थानांतरित हुई। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की। पुराने संसद भवन को संविधान सदन संविधान भवन कहा जाएगा। जब हम इसे संविधान सदन कहते हैं तो उन महान लोगों की स्मृतियाँ आती है जो कभी बैठे थे जहाँ संविधान सभा में। इससे जुड़े
अब तक लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से 4000 से अधिक कानून पारित किए गए। अब तक लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से 4000 से अधिक कानून पारित किए गए हैं। विशेष पर्यटन वर्ष 2025। नेपाल की संघीय संसद की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 2080 बाई 81 वित्तीय वर्ष के लिए घोषणा की कि विक्रम संवत कैलेंडर को 2080 के दशक को नेपाल यात्रा दशक के रूप में मान्यता दी गई और वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए एक विशेष वर्ष के रूप में नामित की गई। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि नेपाल के सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में योगदान देने वाले विदेशी नागरिकों को समरमाथा नामक विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। विदेशी नागरिकों को क्या प्रदान किया जाएगा? समरमाथा नामक विशेष से सम्मान प्रदान किया जाएगा। सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र 20 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र COE/SLM का उद्घाटन किया। COE/SLM का उद्देश्य दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर सतत भू प्रबंधन के तरीकों को भूक्षरण की समस्या को दूर करना है तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जैव विविधता के नुकसान पर भूमि क्षरण के प्रभावों का आकलन करना है। लौह कुश वाटिका 20 मई 2023 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी जिलों में 2 लौह कुश वाटिका विकसित करने के लिए 66 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इससे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शहरी विकास की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए 4 शहरों जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में भी GIS आधारित 3D सिटी मॉडल बनाया जाएगा। राजधारा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी पर राजस्थान के विभिन्न कालखंडों की सैटेलाइट इमेजरी का भंडार भी स्थापित किया जाएगा। भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र COWT स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में चुनौतियों का समाधान करना है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड। झारखंड के रांची में भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन बना है। झारखंड के रांची में भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन बना है जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से भी 3 गुना बड़ा है। 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में नवनिर्मित अत्याधुनिक झारखंड उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। लिटिल इंडिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। हैरिस पार्क एक संपन्न, गतिशील, बहुसांस्कृतिक केंद्र है जो संस्कृतियों और बड़ी भारतीय आबादी के मिश्रण के लिए जाना जाता है। पहला ई शासित राज्य केरल भारत का पहला राज्य बना जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर संचालित की है। केरल भारत का पहला राज्य बना जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर संचालित की है। यहाँ इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। यह उपलब्धि ई-सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से हासिल की गई है। स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग। आयरलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लोगों को कैलोरी की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा, कैंसर और लीवर की बीमारी के जोखिम और गर्भवती होने पर अल्कोहल के सेवन के खतरों के बारे में सचेत करने के लिए मादक पेय पर स्वास्थ्य लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है। विश्व का सबसे लंबा गीत श्री रामचरितमानस 23 मई 2023 को मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर
जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड के श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज़ दी है। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज़ दी है। पटना नगर निगम मई 2023 को पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न डिजिटल मुद्रा ई-रुपया का शुभारंभ किया। पेमेंट से लेकर बाकी कामकाज के लिए भी ई-रुपया का इस्तेमाल होगा। फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एनएचपीसी लिमिटेड भारत और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल में फूकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 480 मेगावाट के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा बतनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए पहली कार्गो रेलगाड़ी रुपईडीहा से नेपालगंज और सोनौली से भैरहवा के बीच एकीकृत चेक पोस्ट का भी उद्घाटन किया। दोनों देशों के नेताओं ने मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच पाइपलाइन परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 19 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी के पूर्वोत्तर भारत की व असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 5.5 घंटे में 410 किलोमीटर लंबी यात्रा तय कर गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली है। यह 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा है। नोट: पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हाल ही में हरी झंडी दिखाकर संचालित किया है। दक्षिण भारत की यह ट्रेन चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। किसके बीच? चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च जैविक प्रमाणीकरण। अराकू घाटी एजेंसी आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा उगाई गई कॉफ़ी बीन्स और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। क्या प्रमाणित हुआ है? जैविक प्रमाणीकरण। एपीडा एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का संगठन है जिसने कॉफ़ी के लिए आदिवासी सहकारी समिति, गिरिजन सहकारी निगम GCC को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया है। चीता परियोजना की देखरेख हेतु समिति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम NTCA ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की। 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिछले 2 महीनों में ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत लाए गए 6 चीतों की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है। भारत का पहला रीडिंग लाउंज लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय LBSI हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां रीडिंग लाउंज लगा है। लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट NBT की सहायता से की गई है, जो एक भारतीय प्रकाशन, गृह और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग अब वीर दामोदर सावरकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा समुद्री सेतु रखा है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार की तर्ज पर राज्य में अतुलनीय कार्यों के लिए वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार भी दिया जाएगा।
कौन सा पुरस्कार? वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार भी दिया जाएगा। द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स। द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ साझेदारी में हिंदी में अपने पहले ओपन एक्सेस कोर्स द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स जलवायु समाधान पाठ्यक्रम की घोषणा की है। जलवायु समाधान पाठ्यक्रम मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और यूके पर केंद्रित संस्करणों के साथ अंग्रेजी, अरबी और हिंदी में उपलब्ध है। 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर एल्स्टॉम कंपनी। 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर एल्स्टॉम कंपनी। फ्रांस की रेलवे कंपनी एल्स्टॉम 30,000 करोड़ रुपये की 100 एल्युमिनियम वंदे भारत ट्रेन के निर्माण और रखरखाव के लिए टेंडर जीता है। कंपनी ने एक ट्रेन सेट के निर्माण की लागत के रूप में 150.99 करोड़ रुपये की बोली लगाई। स्टेनलेस स्टील बॉडी की तुलना में एल्युमिनियम बॉडी वाली ट्रेनें वजन में हल्की होंगी। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण औसतन 120 करोड़ रुपये प्रति ट्रेन की लागत से किया जाता है। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण औसतन 120 करोड़ रुपये प्रति ट्रेन की लागत से किया जाता है। सीएमएफ से सदस्यता समाप्त यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त समुद्री बल सीएमएफ से अपनी वापसी की घोषणा की है, जो वैश्विक तेल व्यापार में विशेष भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण और अस्थिर खाड़ी जल को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार गठबंधन है। बहरीन में सीएमएफ की स्थापना 2001 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बहरीन में। शुरुआत में 12 देशों के बीच साझेदारी के साथ है। शुरुआत में 12 देशों के बीच साझेदारी के साथ है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त एम्स नागपुर। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त एम्स नागपुर। अखिल भारतीय वायुविज्ञान संस्थान एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। भारत के सभी एम्स अस्पतालों में नागपुर एम्स यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान है। लिबरेशन वार गैलरी बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान द्वारा लिबरेशन वार गैलरी का ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में उद्घाटन किया गया है। गैलरी में उन लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान किया जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अपनी जान गंवाई थी। जूना खटिया गांव गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक है, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। केरल विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर राजेश एस वी के नेतृत्व में एकत्र की गई वस्तुओं का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद में परीक्षण किया गया था, जो 2850 ईसा पूर्व का पाया गया था। भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना 2 जून 2023 को ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुई, जिसके तहत कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ओडिशा में बहनागा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की दुर्घटना हुई। यह पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है। यह दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग प्रणाली की खराबी के कारण हुई थी। यह घटना इंटरलॉकिंग प्रणाली में खराबी के कारण हुई थी। विधि आयोग की 279वीं रिपोर्ट @ धारा 124A भारत के विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई। धारा 124A में राजद्रोह को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को कट्टरपंथी, राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों के खतरों से बचाना आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों के बारे में प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए एक लर्निंग ऐप खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन फोस्टैक लॉन्च किया गया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया कार्यालय। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया कार्यालय नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPA के साथ एक समझौता किया गया जो इस विकास में सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह भारत को दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर ध्यान देने के साथ डाक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देगा। समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस। समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस 5 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया। पहली नियमित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा श्रीलंका में हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांके संतूरी बंदरगाहों को जोड़ती है। GAC शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा को शुरू करने में भूमिका निभाई। यह 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन के दौरान चेन्नई पोर्ट और मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौते का परिणाम है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन। मणिपुर हिंसा के जांच के लिए आयोग का गठन 4 जून 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यों के जांच आयोग का गठन किया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य के राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता 10 जून 2023 को शांति समिति के गठन की घोषणा की। पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम। पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम 6 जून 2023 को जर्मन समूह थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम TKMS और भारतीय शिपयार्ड मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट 75I के तहत मुंबई में 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता HDW क्लास 214 पनडुब्बियों के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मन मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की उपस्थिति में हुआ। इससे पहले वर्ष 1980 के दशक में 4 जर्मन HDW क्लास 209 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी।